जय श्री राम बच्चों, मैं अमित कुमार। आज के हम इस वीडियो में कक्षा 10 के यूपी बोर्ड के अपरिमेय संख्या यानी प्रश्नावली 1.2 के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें हमने देखा है कि बहुत सारे प्रश्न आते हैं बच्चों। तो क्या है कि अगर बहुत सारे प्रश्न आते हैं तो हर एक प्रश्न का हमने देखा है कि अगर आप लोग पढ़े होंगे तो सलूशन आपने अलग अलग डिफरेंट तरीक़ों से आप करते हैं। लेकिन हम यहाँ पे आपको क्या करते हैं कि आपको 50 सवाल यानी लगभग 50 सवाल के आंसर एक तरीके से आपको बताएंगे। यानी आपको 50 तरीके का भी अगर प्रश्न दिया गया होगा तो आप केवल एक तरीके से करके केवल एक तरीका आप करिए, आपका 50 सवाल का जवाब एक तरीके के आंसर में मिलेगा। चलिए देखते हैं। तो पहले हम आपके 50 तरीके के क्वेश्चन जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं, आपके क्या करना है, आपको अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है। आता है पेपर में, ये बोर्ड के लिए बहुत जरूरी है। आता है कि करड़ी में 2 दर्शाइए, सिद्ध कीजिए कि करड़ी में रूट में 2 एक अपरिमेय संख्या है, रूट में 3 एक अपरिमेय संख्या है, रूट में 7 एक अपरिमेय संख्या है, या 11 परिमेय संख्या है, या रूट में 3 + 2 परिमेय संख्या है, या रूट में 5 - 2 परिमेय संख्या है, 7 रूट में 7 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। आपका रूट में 7/11 अपरिमेय संख्या है, रूट में 3 2 - 5 रूट में 7 अपरिमेय संख्या है। इसी तरीके से आप बहुत सारे चाहे तो आप इसमें से लिख सकते हैं बच्चों। बहुत तरीके का प्रश्न कैसा भी दिया हो, इधर उधर घुमा फिरा के कैसे भी दिया हो, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। मैं क्वेश्चन ढेर सारे, सॉल्यूशन एक, ये मेरे पास है। मैं इन सब का एक सॉल्यूशन आपको बताता हूँ। अगर आप उसको ऐसे करते हैं तो इसमें आपको हर एक प्रश्न के लिए अलग अलग नहीं ढूंढना पड़ेगा, अलग अलग सॉल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। ठीक है, चलिए देखते हैं। हम इसमें से आपके लिए सबसे कठिन सवाल मान लीजिए कि ये ले लेते हैं। हमने क्वेश्चन में ले लिया। क्वेश्चन आपका है कि सिद्ध कीजिए कि करड़ी में यानी रूट में 7/2 रूट में 5 - रूट में 3 अपरिमेय संख्या है। तो क्या करते हैं कि अगर हम दूसरों की बात करें तो दूसरे क्या करते हैं, इसके बराबर कुछ मान लेंगे PQ, इसमें से इधर को उधर भेजने के बाद स्क्वायर करके ये कहते हैं कि रूट में 5 एक, हम जानते हैं कि रूट में 5 या रूट में 3 या रूट में 7 एक अपरिमेय संख्या है। इससे दी गई पूरी संख्या क्या है, अपरिमेय। और 2 लाइन 3 लाइन में आपका सवाल को हल करके दे देते हैं। अगर हम जानते ही हैं कि अगर रूट में 5 या रूट में 3 या रूट में 7 अपरिमेय संख्या है तो पूरा लिखने की जरूरत क्या है, हम कह देंगे कि रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है तो पूरा संख्या भी अपरिमेय है। 2 ही लाइन में लिख दे, क्या जरूरत है उसके बराबर p मानने की, उसको उधर भेज के स्क्वायर करने की, है कि नहीं। अगर जब हम जानते ही हैं तो है तो हम लिख दिए कि हम जानते हैं कि ये संख्या क्या है, अपरिमेय। लेकिन हमारे तरीके से ये मानना है कि ये अपरिमेय अगर सिद्ध करना है, अपरिमेय संख्या अगर सिद्ध करनी है तो हम ये नहीं मानेंगे कि इसमें से कोई भी अपरिमेय है। हमें पहले इसको परिमेय मान के ही चलना पड़ेगा और इसे हमें अपरिमेय सिद्ध करना पड़ेगा। तो आपको करना क्या है बच्चों, हल में सबसे पहले आप इसमें से जितने भी करड़ी के नंबर हैं आपको सबको नहीं लेने हैं, आप अपने से डिसाइड करिए कि इन सब में से आप करड़ी में लेना किसको चाहते हैं। किसी एक को लेना है, आप चाहे जिसको ले लीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इन तीनों कर, केवल करड़ी की बात कर रहे हैं हम, जो स्क्वायर रूट में है, वर्गमूल में है, केवल उसकी बात करें। जो बिना वर्गमूल में है उससे मतलब नहीं है। जो वर्गमूल में 3 नंबर हैं आप इसमें से किसी एक नंबर को ले लीजिए। हम मान लेते हैं कि हमने 7 ले लिया, तो यहाँ मान लेंगे कि माना कड़ी में 7 एक परिमेय संख्या, माने हैं परिमेय संख्या है। तो जब हमें माने हैं तो हमें अभी ये नहीं पता है कि करड़ी में 7 एक परिमेय संख्या है। माने हैं तो पहले सिद्ध करेंगे कि हाँ ये वास्तव में करड़ी में 7 एक परिमेय संख्या है। और जो भी परिमेय संख्या होती है उसका कोई ना कोई एक उभयनिष्ठ मौस होता है बच्चों, उभयनिष्ठ कोई कटान बिंदु होती है, कोई कटान नंबर होता है, वही हम इसमें संख्या में ज्ञात करेंगे। तो क्या करेंगे, जब ये परिमेय है तो हम इसको लिख सकते हैं कि करड़ी में 7 को P/Q के रूप में बच्चों लिख सकते कि नहीं लिख सकते, क्योंकि P/Q के रूप में लिख सकते तभी इसको हम परिमेय कहे हैं, ऐसे तो नहीं कहें क्योंकि लिखा गया है इसलिए। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि Q भाग में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा बच्चों, और ये हो जाएगा P। अब दोनों पक्षों का हम वर्ग कर देंगे, ध्यान से देखते रहिए। एक सॉल्यूशन है दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो Q करड़ी में 7 का भी वर्ग हो जाएगा और इधर P का भी वर्ग हो जाएगा। तो जब स्क्वायर करेंगे तो Q का स्क्वायर होगा और करड़ी का स्क्वायर करेंगे तो केवल 7 बचेगा और आपका P स्क्वायर। तो 7 गुणा में है और उस पार भेज देंगे तो ये क्या करेगा, P स्क्वायर को बटे भाग दे देगा। ये हो गया हमारा समीकरण 1।
यहाँ पे आपको क्या पता चल रहा है कि 7 जो है ये पी स्क्वायर को काट रहा है, मतलब भाग दे रहा है। भाग देने का मतलब है कि पी का जो पी स्क्वायर है वो 7 का गुणज होगा, तभी 7 इसको भाग देगा। 7 इसको भाग देने का मतलब पी स्क्वायर 7 का गुणज है तो पी भी 7 का गुणज होगा करेगा, क्योंकि पी स्क्वायर का मतलब अगर 49 भी हो तो पी में 2 7 होंगे, अगर पी स्क्वायर 7 है तो भी आपका होगा। मेरी बात समझ में आ रही है ना बच्चों? यानी 7 से भाग देने पर पी में 7 जरूर होगा। पी स्क्वायर में अगर 7 है तो पी 7 होगा। तो इस कथन से हम ये कह सकते हैं कि अतः 7 पी का उभयनिष्ठ, सॉरी यहाँ पे 7 पी को विभाजित करता है, जिससे 7 पी का गुणनखंड है। ये 2 लाइनें आपको हर में लिखनी पड़ेगी पूरे में, चाहे आप कोई भी संख्या लेते हैं। अब आगे, अब क्या है कि ये 7 पी को विभाजित किया, अब इसी 7 को हमें क्यू को भी दिखाना पड़ेगा कि ये क्यू को भी विभाजित करता है। तो यहाँ पे एक स्टेप में हम और मान लेते हैं, क्योंकि 7 दिखा रहे हैं तो 7 का ही गुणज लेना है। तो क्या करना है, जिसके रूप में समीकरण आप बनाए हो जो ऊपर है उसी के बराबर एक और 7 के रूप में कोई एक अलग कांस्टेंट जोड़ दीजिए। मान लीजिए कि माना पी के जगह पे 7 और आर है, यहाँ लिखे हैं कि पी स्क्वायर 7 का गुणज है तो पी का मान भी 7 का गुणज होना चाहिए। तो 7 का गुणा करके इसके साथ कोई एक अननोन क्वांटिटी जोड़ देते हैं। आप कोई भी जोड़ सकते हैं, आपके ऊपर है, ठीक है। हम 3 या 2 नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि पी 3 या 2 का गुणज नहीं बना है, वो 7 का गुणज बना है, इसलिए 7 ही मानना जरूरी है। आप 2 या 3 नहीं मान सकते। जब पी माने हैं तो पी की वैल्यू समीकरण 1 में रख दीजिए। लिखेंगे समीकरण 1 में रखने पर, तो यानी क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7 आर का स्क्वायर बटे 7, तो क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा बच्चों 49 आर स्क्वायर बटा 7। 7 से इसको काट देंगे तो 7 यहाँ पे बचेगा, क्यू स्क्वायर बराबर 7 आर स्क्वायर। तो 7 गुणा में इस बार भेजेंगे तो कहाँ चला जाएगा, बटे में। इससे क्या पता चल रहा है? अब यहाँ पे फिर लिखेंगे अतः 7 क्यू को विभाजित करता है, विभाजित करता है। अतः इसलिए 7 क्यू का गुणनखंड है। अब यहाँ पे दोनों लाइन मिलाइए, 7 पी का गुणनखंड है, 7 क्यू का गुणनखंड है। इसका मतलब जो 7 है वो पी और क्यू दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। इससे स्पष्ट है कि 7 पी व क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड है बच्चों। इसका मतलब जब 7 पी और क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड हुआ तो इसका मतलब 7 पी और क्यू का मौसा है। इससे यह सिद्ध होता है कि जो करड़ी में 7 है वो एक परिमेय संख्या है। उभयनिष्ठ गुणनखंड तभी मिलता है जब वो आपका परिमेय संख्या होगा तब। इसका मतलब ये सिद्ध हमने सही किया कि आपका पी बाई क्यू के रूप में कड़ी में 7 को लिख सकते हैं। बस यहाँ पे हमने ये सिद्ध कर दिया कि ये परिमेय है, लेकिन बस आपको ये कंडीशन देना होता है, क्योंकि ये सही नहीं होता है। तो जो हमारे वैज्ञानिक थे उनका एक मत ये था, परंतु विरोधाभास, ये एक लाइन आपको सब में लिखना है, परंतु विरोधाभास से करड़ी में 7 एक अपरिमेय संख्या होती है, अब यहाँ पे विरोधाभास से क्या है, इसका मतलब ये है कि इसका जब आप दशमलव प्रसार निकालेंगे तो ये अनावर्ती रूप से आएगा, जिससे ये पता चलता है कि करड़ी में 7 कभी भी परिमेय नहीं हो सकता। लेकिन हम सिद्ध किए हैं कि परिमेय है, लेकिन इसीलिए लिखा जाता है विरोधाभास से, कि हमारे द्वारा किए गए कथन को हम विपरीत रूप से भास करते हैं, अनुभव करते हैं कि करड़ी में 7 एक अपरिमेय से है। तो हमने केवल करड़ी में 7 को अपरिमेय सिद्ध किया है, और जबकि हमारा प्रश्न जो है इतना बड़ा है, हमने केवल कड़ी में 7 को सिद्ध किया, हमारा अभी पूरा क्वेश्चन सिद्ध नहीं हुआ है। तो आपको इसके नीचे एक लाइन बस और लिखनी है कि अतः कड़ी में 7, जो भी प्रश्न लिखा है पूरा लिख दीजिए। -2 बटा कड़ी में 5 माइनस कड़ी 3 भी क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा या है। यहाँ से हो जाएगा आपका प्रूव्ड, यानी इति सिद्धम। ये आपको हर में लिखना है, मतलब आप किसी एक को लेके चलोगे, बस लास्ट वाले लाइन में जो होगा जब उसको आप अपरिमेय सिद्ध कर देंगे तो लास्ट लाइन में जो प्रश्न में आपको दिया होगा उसको लिख देंगे कि ये भी एक अपरिमेय संख्या होगा। ध्यान रखिए, करना क्या आपको कि अगर यहाँ पे 7 है तो सब जगह 7 वाला काम किया गया है। अगर यहाँ पे आप 5 लेते हैं, अगर यहाँ पे आप 5 लेंगे तो सब जगह 5 वाला काम होगा। अगर यहाँ पे 3 लेते हैं तो सब जगह 3 आप रखेंगे। अगर यहाँ पे 2 रखते हैं तो सब जगह आपको 2 करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे 11
11 लेते हैं तो सब जगह 11 करना है बच्चों। मतलब मेरा ये कहना है कि संख्या चाहे जो भी हो आपको घबराना नहीं है, आपको केवल एक को याद रखना है स्टेप। इस स्टेप को मेरे याद रख लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए। नंबर चाहे प्रश्न का कोई भी दिया हो उसमें से किसी एक केवल करड़ी वाले को लीजिएगा। अगर करड़ी के आगे अगर नंबर भी हुआ तो नंबर को नहीं लेना है, केवल आपको क्या करना है कि वर्गमूल वाले को लीजिएगा बच्चों। मेरा ये कहना है, पहले फिर से बता दे रहे हैं, केवल अगर वर्गमूल के आगे भी नंबर हुआ तो आपको नहीं लेना है, केवल वर्गमूल वाले नंबर को लेकर आप मान के इसी तरीके से हल करिए। 7 होगा तो सब जगह 7 7, अगर आप 5 लेते हैं इसमें, अगर 5 को आप लेके हल करना चाहें तो सब जगह 5 5 करके, इस तरीके 5 5 करके यहाँ तक सब चीज़ आपको वही लिखना है, कहीं पे कोई बदलाव नहीं करना है बच्चों। बस नंबर आपको बदलने रहेंगे, हर जगह नंबर बदलना है। जहाँ नंबर बदलेंगे आपको लास्ट स्टेप में, लास्ट के एक कथन में आपको दिए गए प्रश्न को डायरेक्ट लिख देंगे कि ये भी एक अपरिमेय है। अगर केवल एक को दिखाना हुआ तो केवल यहीं पे हो जाएगा, तब इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। मेरी बात समझ में आई? तो ये इससे बढ़िया आपका ये नहीं है कि आपके 50 सवाल और उसका आपका सलूशन एक मिले, तो ये एक सलूशन है। आप चाहे पेपर में कोई भी सवाल आएगा आप इस तरीके से ही करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप अभ्यास 1.2 में देखेंगे तो बहुत सारे प्रकार के देंगे प्रश्न, हमने इसीलिए बहुत सारे प्रकार के लिखे भी हैं, लेकिन आपको घबराना नहीं है। आपको जैसे मैंने बताया ये तरीका, आप इस तरीके को अपने दिमाग में बैठा लीजिए और इस तरीके से करके आप बहुत सारे सवालों को एक ही तरीके से करके अपने सभी सवालों को बंद कर सकते हैं। यानी आपको बार बार अलग अलग सवाल के लिए अलग अलग तरीका ढूंढने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। मेरी बात समझ में आ गया? तो हमें लगता होगा कि आज का वीडियो आपके लिए सबसे अच्छा होगा कि आपके बोर्ड के हिसाब से जो ये प्रश्न की कंपलसरी है कि पेपर में आते हैं, आप इसको समझ गए होंगे और इसको आप तैयार कर लेंगे, जिससे आपका जितने नंबर का आएगा उतने नंबर आपका फिक्स हो जाएगा बच्चों। मैं फिर से एक बार कर रहा हूँ कि आप इसी का प्रयोग करेंगे तो आपको ज़्यादा इस पर पढ़ना नहीं पड़ेगा। अगर आप हर एक के लिए अलग अलग पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो मेरा ये मानना है कि सवाल किसी भी तरीके का हो, आपको केवल फिर से वर्गमूल वाला एक ही लेना है, बिना नंबर का आगे भी या पीछे नहीं होना चाहिए। केवल नंबर लेके आप मेरे प्रोसेस से बस करते जाइए, जो हमने हिंदी में लिखा है वही चीज़ आप लिखिएगा और लिखने के बाद लास्ट स्टेप में जो प्रश्न बड़ा होगा उसको लिख के दिख दीजिएगा। आपका टोटल कुल नंबर आपको मिलेगा, एक नंबर भी कटौती नहीं होगी बच्चों। ठीक है, आई होप कि आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। मेरा यही करना भी है कि आपको छोटे तरीके से ज़्यादा मेहनत न करा के कम मेहनत में आपको अधिक से अधिक लाभ पहुँचाना बच्चों। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही हमारे इस वीडियो में 10 के वीडियो में। धन्यवाद।